बुद्धि कर्म व साहस की धनी प्रतिभाएं। ऑडियो नंबर 4। कांग्रेस के जन्मदाता सर एलन ह्यूम। आज के युवकों को यदि यह बताया जाए कि वर्तमान सत्तारूढ़ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्मदाता एक अंग्रेज आईसीएस अधिकारी थे, तो वे सहसा इस पर विश्वास नहीं करेंगे। यह बात उनके गले नहीं उतर पाती कि एक अंग्रेज अधिकारी भारत में अंग्रेजी राज्य की समाप्ति की प्रेरणा लोगों को दे सकता है। पर यह सत्य है, उतना ही सत्य है जितनी कि हमारी आज की स्वतंत्रता। यह अंग्रेज व्यक्ति एलन ऑटेवियम ह्यूम थे, जो ब्रिटिश सरकार के उच्चाधिकारी रह चुके थे। वे निर्भीक भद्र पुरुष थे और महान व्यक्तित्व, परम देशभक्त व समाज सुधारक जोसेफ ह्यूम के सुपुत्र थे। भारत के साथ सहानुभूति और प्रजातंत्र में दृढ़ विश्वास उन्हें अपने पिता से विरासत में मिला था। आज 85 वर्ष पूर्व जब अंग्रेजी शासन हमारे देश में दृढ़तापूर्वक जमा हुआ था, वे कौन सी परिस्थितियां थीं जिनसे प्रेरित होकर इस अंग्रेज अधिकारी ने भारतीयों को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया, उन्हें उत्साहित किया, तैयार किया, सहयोग दिया और सर्वस्व न्यौछावर किया। सर ह्यूम ने एक नए आंदोलन का सूत्रपात किया। उन्होंने भारतीय कांग्रेस की स्थापना की और भारत को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने का बीड़ा उठाया। आज देश के उलझे हुए वातावरण और कांग्रेस पार्टी की आंतरिक फूट को देखते हुए इस बात का खास महत्व है। एलन ह्यूम का जन्म सन 1829 में हुआ। ये अपनी युवावस्था में अपने समकालीन अंग्रेज समाज सुधारकों से बहुत प्रभावित हुए थे। इन नेताओं के आंदोलन का मुख्य ध्येय जनता के लिए आज़ादी की, रोटी की पुकार, अपने अधिकारों की मांग था। इस आंदोलन का ह्यूम के युवा हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा था। 20 वर्ष की अवस्था में उन्होंने भारत में ब्रिटिश सरकार की सेवा में आना पसंद किया। अपने इस निश्चय में अपने पिता से वे विशेष रूप से प्रभावित हुए थे, जिन्होंने भारत में रहकर ईस्ट इंडिया कंपनी की और भारतीय रियासतों के राजे महाराजाओं, नवाबों के बीच अनेक महत्वपूर्ण समझौते कराने में असाधारण योग्यता, विवेक और अद्भुत दूरदर्शिता एवं प्रतिभा का परिचय दिया था। भारत में ह्यूम की प्रथम नियुक्ति सन 1874 में बंगाल के उच्च अधिकारी के रूप में हुई थी। आरंभ से ही उन्होंने भारतवासियों की भावनाओं को समझने और उनकी समस्याओं को सुलझाने में गहरी रुचि प्रदर्शित की थी। इसके पश्चात उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में डिप्टी कलेक्टर की नियुक्ति के दौरान भी देश में शिक्षा प्रसार के लिए उन्होंने कई सराहनीय कार्य किए। इन्हीं के प्रयत्नों से जनवरी 1857 तक इटावा जिले में लगभग 181 निःशुल्क प्राथमिक पाठशालाओं की स्थापना हो चुकी थी। इन्हीं के अथक परिश्रम और लगन से इटावा में प्रथम मेडिकल कॉलेज खोला गया। सन 1859 में ह्यूम ने एक भारतीय मित्र के सहयोग से एक समाचार पत्र द पीपुल्स फ्रेंड आरंभ किया, जो बड़ा लोकप्रिय सिद्ध हुआ और देश के कोने कोने में इसका प्रचार हुआ। सर ह्यूम एक कुशल प्रशासक थे। अपनी सरकार के प्रति पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ साथ भारतीयों के प्रति उनका व्यवहार बड़ा स्नेहपूर्ण और उदारता का रहा। अपने कार्यकाल के दौरान कुछ वर्षों तक कस्टम कमिश्नर भी रहे और सन 1870 में भारत सरकार के सचिव के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। भारत के ग्रामीण जीवन और कृषि की व्यवस्था की उन्हें विशेष जानकारी थी। अतः वायसराय लॉर्ड मेयो ने भारत के ग्रामीण सुधार का सारा कार्यभार उन्हें सौंपा। ह्यूम इस कार्य में जी जान से जुटे थे और चाहते थे कि भारत के कृषि सुधार के कार्य के लिए एक रचनात्मक योजना तैयार की जाए। अंग्रेज उच्चाधिकारियों ने एक ऐसा षड्यंत्र इनके विरुद्ध रचा कि इन्हें नौकरी छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। उन्होंने इस घोर अन्याय को चुपचाप सहन कर लिया, पर इससे उनके हृदय को बड़ी ठेस लगी। इस विपत्ति में एक प्रकार का आत्मदर्शन हुआ। उन्हें यह साफ महसूस हुआ कि ब्रिटिश शासन जनता के हित में नहीं। उन्हें यह दृढ़ विश्वास हो चला कि भारत के लोगों की जो निरंतर दुर्दशा हो रही है,
इसकी रोकथाम के लिए कोई ठोस कदम उठाने होंगे। विदेशी राज्य के उस काल में अंग्रेज शासकों और भारतीय जनता के बीच ऐसी कोई कड़ी नहीं थी और न कोई ऐसे संवैधानिक उपाय थे जिनके द्वारा भारत की निरीह जनता के दुखों, कष्टों, भावनाओं आदि का सरकार को पता चल सकता। ह्यूम इस विचारधारा के थे कि भारत में अंग्रेजी शासन चलाने तथा सरकार द्वारा अपने हितों की रक्षा के लिए भारतीयों का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। पर कोई काम आरंभ करने से पूर्व ह्यूम ने उचित समझा कि क्यों न पहले तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन से परामर्श कर लिया जाए, क्योंकि स्वयं वायसराय भी लोगों की वास्तविक भावनाओं की कठिनाई अनुभव कर रहे थे। वे भी इस मत के थे कि कोई ऐसी जिम्मेदार संस्था भारत में होनी चाहिए जिसके द्वारा ब्रिटिश सरकार को हिंदुस्तानियों की सही भावनाओं का पता चलता रहे। उन दिनों कोई भारतीय राजनीतिक संस्था में विद्यमान न हो ऐसा नहीं था। बंगाल में सन 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कर चुके थे तथा मद्रास में महाजन सभा का भी जन्म हो चुका था। दोनों संस्थाएं देश में राष्ट्रीयता का बीज बोने का सफल कार्य कर रही थीं। पर ह्यूम एक ऐसे केंद्रीय संगठित आंदोलन का सूत्रपात करना चाहते थे जो राष्ट्रीय इकाइयों को एक सूत्र में पिरो दे। इस लक्ष्य पूर्ति के लिए वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कार्य में जुट गए। ह्यूम की इस संकल्पित संस्था का उद्देश्य था भारत का एक राष्ट्र के रूप में आध्यात्मिक, चारित्रिक, सामाजिक और राजनैतिक पुनरुत्थान और पुनरुद्धार। इस आंदोलन की प्रतिक्रिया बड़ी सबल हुई। देश भर में इसका स्वागत हुआ। भारत के प्रत्येक भाग से राष्ट्रीयता से ओतप्रोत व्यक्ति इस आंदोलन को सहयोग देने आगे आए। ह्यूम ने इनके सहयोग से प्रथम भारतीय राष्ट्रीय यूनियन की स्थापना की। बाद में यह यूनियन केंद्रीय आंदोलन की प्रेरणा स्रोत बनी। इसके साथ ही कराची, अहमदाबाद, सूरत, बंबई, पूना, मद्रास, कलकत्ता, बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा और लाहौर में स्थापित की गई। इनकी गतिविधियों को केंद्रित करने के लिए पूना में इस यूनियन की एक परिषद का आयोजन भी किया गया। ये सब कार्य बड़ी तेजी से संपन्न हुए। देश की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह जानना बड़ा दिलचस्प प्रतीत होता है कि इस यूनियन का सदस्य होने के लिए जो 5 योग्यताएं अनिवार्य रखी गई थीं, वे इस प्रकार हैं। पहला, सार्वजनिक रूप से निष्कलंक चरित्र। दूसरा, भारत के लोगों के आर्थिक, शारीरिक, चारित्रिक, मानसिक तथा राजनैतिक स्तर के उत्थान की प्रबल इच्छा और सच्ची भावना से ओतप्रोत होना। तीसरा, बौद्धिक शक्ति और विस्तृत दृष्टिकोण, तर्क वितर्क की जन्मजात प्रतिभा व शिक्षा ग्रहण द्वारा मानसिक संतुलन बनाए रखने की क्षमता। चौथा, जनता के हित में स्वयं के हित को बलिदान करने को तत्पर होना। और पांचवा, स्वाधीन एवं स्वतंत्र विचार तथा अपने निर्णय में निष्पक्ष होना। अपने इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए ह्यूम इंग्लैंड भी गए और वहां वे अनेक प्रमुख नेताओं, समाचार पत्रों के संपादकों आदि से मिले और उन्हें अपने मिशन का उद्देश्य समझाया। उन्हें इन सबसे पर्याप्त सहानुभूति मिली। इस सफलता से प्रसन्न हो इंग्लैंड से जब वे लौटे, पूना में दिसंबर 1885 में यूनियन के प्रथम अधिवेशन की तैयारियां हो चुकी थीं। इस बीच यह निर्णय लिया गया कि यूनियन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया जाए, क्योंकि यह संस्था अब राष्ट्रीय महत्व का रूप धारण कर चुकी है और देश के कोने कोने में इसे समर्थन मिलेगा। पर यूनियन का यह अधिवेशन पूना में न हो सका, क्योंकि पूना में उन्हीं दिनों अकस्मात प्लेग की बीमारी फूट पड़ी। इसलिए अधिवेशन का स्थान पूना से बदलकर बंबई में रखा गया। इस प्रकार 27 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन का श्रेय बंबई को मिला। कांग्रेस के आरंभिक दिनों में ब्रिटिश अधिकारी इस संस्था की उपेक्षा करते रहे, पर जब यह आंदोलन जोर पकड़ने लगा तो उनके कान खड़े हुए और इसके प्रति उनके व्यवहार में कठोरता आने लगी। अनेक अंग्रेज अधिकारियों ने यहाँ तक राय प्रकट की
कि कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए और ह्यूम को भारत से निर्वासित कर दिया जाए। फलतः उन्हें भारत छोड़ने को विवश होना पड़ा। भारत में ब्रिटिश सरकार के प्रतिरोध को खत्म करने के लिए ह्यूम ने इंग्लैंड में भारतीयों के अधिकारों के बारे में प्रचार का एक सशक्त कार्यक्रम तैयार किया। 1886 में इंग्लैंड में एक संस्था की स्थापना की गई जो भारतीयों की भावनाओं को इंग्लैंड के लोगों तक पहुंचा सके। दादा भाई नौरोजी, जो उन दिनों इंग्लैंड में थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रथम भारतीय प्रतिनिधि नियुक्त हुए। बाद में सर विलियम वेडरबर्न और ब्राडला ने भी सहयोग दिया। ह्यूम 1892 में इंग्लैंड लौटे। वहां वे कुछ वर्ष रहे। वृद्धावस्था और निरंतर गिरते स्वास्थ्य के बावजूद भारत के हितों के लिए वे अंत तक ब्रिटिश सरकार से जूझते रहे। अनेक कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ा, फिर भी वे कांग्रेस को सुदृढ़ बनाने और इस देश में राष्ट्रीयता जगाने के लिए अहर्निश लगन से काम करते रहे। इंग्लैंड से वे भारत लौटना चाहते थे, पर वे अकस्मात बीमार पड़ गए और 84 वर्ष की आयु में 31 जुलाई 1912 को उनका देहांत हो गया। आदर्शों के लिए अड़े रहने वाले ब्रुंडेज। क्रीड़ा जगत में नैतिक आदर्शों की स्थापना और सुरक्षा के लिए एक अक्खड़ किंतु कर्मठ व्यक्ति की तरह निरंतर काम करने वाले श्री एवरे ब्रुंडेज को सदा याद किया जाता रहेगा। ओलंपिक खेलों का सीमा विस्तार ही नहीं, उनका स्तर और गौरव बढ़ाने में भी मानो उन्होंने अपने व्यक्तित्व को घुला ही दिया हो। ओलंपिक संस्थान के प्रधान 80 वर्षीय लौह पुरुष ने अपने कर्तव्य को विश्व का महत्वपूर्ण क्रिया केंद्र बनाने में अद्भुत सफलता पाई है। यह सब अनायास ही नहीं हो गया। न उत्तराधिकार में मिला है, न किसी के अनुग्रह ने उन्हें संस्थान दिलाया है, वरन अपनी क्षमता और प्रतिभा के कारण ही वे इस स्थान तक पहुंचे हैं। उनका स्वावलंबी जीवन 12 वर्ष की आयु से आरंभ होता है, जब उन्होंने माँ बाप से बिछुड़कर एक मजदूर के रूप में अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास किया। वे पढ़े, पर अपनी पढ़ाई और निर्वाह की व्यवस्था बचे हुए समय में मजदूरी करके जुटाई। वे चाहते तो किन्हीं उदार व्यक्तियों एवं संस्थाओं की सहायता भी ले सकते थे, पर उन्हें यह जरा भी पसंद नहीं था। हाथ पांव रहते हुए क्यों किसी के आगे हाथ पसारे, यह मानवीय स्वभाव के विरुद्ध है। जब उन्हीं के कई साथी असहाय बनकर दूसरों की सहायता पर अपनी शिक्षा और गुजर चला रहे थे, तब उन्हें भी वैसी सुविधा मिल सकती थी, पर उन्होंने अनावश्यक एहसान और ऋणभार अपने ऊपर लादने की अपेक्षा यही उचित समझा कि प्रगति भले ही कम हो, देर से हो, पर स्वाभिमान की हर कीमत पर रक्षा की जाए। खेल उन्हें आरंभ से ही प्रिय थे। विद्यार्थी काल में वे चैंपियन रहे। दर्शन, मनोविज्ञान, इंजीनियरिंग आदि विषयों की वे ऑनर्स परीक्षाएं उत्तीर्ण करते रहे। साथ ही खेलों में पूरी दिलचस्पी से भाग लेते रहे। फलतः उनमें वे कुशल भी बन गए। सन 1912 में इन्होंने प्रथम बार अमेरिका की ओर से स्टॉकहोम ओलंपिक खेलों में भाग लिया। इसके बाद उनकी योग्यता और क्षमता को पहचान कर सम्मानित किया गया। वे क्रमशः उस विश्व संगठन के संचालक मंडल का उत्तरदायित्व संभालते हुए प्रधान पद तक पहुंचे। ब्रुंडेस का मत है कि खेलों को विशुद्ध खेल ही रहने दिया जाए। उनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सद्भावनाओं की वृद्धि की जाए और शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के विकास क्रम को प्रोत्साहित किया जाए। यह क्षेत्र इतने उद्देश्य तक ही सीमित रहे। इसमें उन दूषित तत्वों का प्रवेश न होने दिया जाए जो विपरीत प्रभाव डालते हैं। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर इन्होंने उस क्षेत्र में पेशेवर खिलाड़ियों का प्रवेश ओलंपिक प्रतियोगिताओं में निषिद्ध ठहराया। साथ ही विजेताओं को अतिरिक्त सम्मान देकर अन्य खिलाड़ियों में उसी प्रकार की ललक उत्पन्न होने की संभावनाओं को भी ध्यान में रखा। यदि विजेताओं को राजनीतिक या आर्थिक प्रोत्साहन उनके देशवासी देते हैं, तो फिर अन्य विजेता या तो वैसी हर उपलब्धि के लिए अपने देशवासियों से झगड़ेंगे या फिर रुष्ट एवं दुखी होंगे। यह अवांछनीय प्रतिस्पर्धा उत्पन्न न होने देने से ही क्रीड़ा क्षेत्र का स्तर बढ़ता है
यह उनकी मान्यता है। अनेक विरोध प्रतिरोधों के रहते हुए वे इस आदर्श को कड़ाई के साथ निभाते चले आ रहे हैं और विश्व के समस्त देशों के लगभग 2.5 करोड़ खिलाड़ियों को अपने इस निर्देश से निर्देशित नियंत्रित करते हैं। क्रीडा क्षेत्र में चक्रवर्ती शासन का एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं श्री एवरे ब्रुंडेज। उनके मूल मंत्र का जब जब जहां उल्लंघन हुआ, कड़ाई से काम लेने में उन्होंने कोई शिथिलता नहीं बरती। सन 1954 में अर्जेंटीना सरकार ने अपने खिलाड़ियों में एक विशेष रियायत कर दी कि जो कार खरीदेंगे उन पर टैक्स माफ रहेगा। इस सुविधा का लाभ उठाकर वे लाइसेंसों को बेचकर पैसा बनाने लगे। ब्रुंडेज ने इसका विरोध किया। इस पर अर्जेंटीना के शासक उबल पड़े। उन्होंने कहा, हम अपने देश में कुछ भी कर सकते हैं। उसके जवाब में ब्रुंडेज ने भी यही लिखा, उसी तरह ओलंपिक संगठन पर हमारा अधिकार है। यदि निर्धारित आदर्शों की उपेक्षा की जाएगी तो अर्जेंटीना के खिलाड़ियों को भविष्य में किसी प्रतियोगिता में भाग न लेने दिया जाएगा। यह कड़ाई काम आई। अर्जेंटीना सरकार को अपना निश्चय बदलना पड़ा। खिलाड़ियों को दी जाने वाली अतिरिक्त सुविधा वापस लेनी पड़ी। खिलाड़ी केवल खिलाड़ी रहे, व्यवसायी नहीं। यह सिद्धांत उन्हें इसलिए निर्धारित करना पड़ा कि कहीं रेस के घोड़ों की तरह मालदार आदमी उन्हें भी अपनी कठपुतली न बना लें और पुलिस, फौज में काम करने वाले विशिष्ट बलवानों को ही चैंपियन बनकर विश्व ख्याति पर छा जाने का मौका मिले। यदि ऐसा हुआ तो सर्वसाधारण में खेलों के प्रति रुचि उत्पन्न करने वाले संस्थान अपना उद्देश्य ही खो बैठेंगे। तब वह मुट्ठी भर लोगों को अधिक सम्मान प्रदान करने का माध्यम रह जाएगा और एक प्रकार से उदीयमान खिलाड़ियों का रास्ता बंद हो जाएगा। इसी आधार पर उन्होंने अमेरिका के सबसे बड़े माइनर सेंटी को जीवन भर के लिए एक्येचर की सूची से हटा दिया। एक और ऐसी ही घटना कनाडा में घटी। कुमारी अन्ना स्कॉट ने बर्फ पर फिसलने स्केटिंग की विश्व प्रतियोगिता जीती। ओटावा के नागरिकों ने उसका शानदार स्वागत करने और उसे एक बहुमूल्य कन्वर्टेबल ब्यूक कार उपहार में देने का निश्चय किया। यह पता ब्रुंडेज को लगा। उन्होंने तुरंत संदेश भेजा कि यदि स्कॉट ने यह उपहार स्वीकार किया तो उसे व्यवसायी घोषित किया जाएगा और अयोग्य ठहराया जाएगा। खिलाड़ियों की सूची में उसका नाम न रहेगा। इस धमकी का कारगर प्रभाव पड़ा और उसी समारोह में स्कॉट ने यह उपहार अस्वीकृत कर दिया। इससे कनाडा में बहुत रोष उभरा। उनके पुतले तक जलाए गए। पर ब्रुंडेज टस से मस नहीं हुए। वे खिलाड़ियों में इस प्रकार की अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने, उन्हें परस्पर ईर्ष्यालु बनाने और एक ही वर्ग में अभागे सौभाग्यशाली का विभेद उत्पन्न नहीं करना चाहते थे। अस्तु, इस प्रकार के कठोर कदम उठाने के अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। ऐसी ही एक घटना का सामना उन्हें हिटलर से घोर विरोध लेकर उन दिनों करना पड़ा जब हिटलर का सितारा आसमान को छू रहा था और उसके सामने मुंह खोलने की हिम्मत किसी की भी नहीं पड़ती थी। अनुपयुक्तता के विरुद्ध लड़ने में उन्हें अगणित संघर्ष करने पड़े। इतना ही नहीं, उन्होंने उस महान संगठन को सुविस्तृत, सुगठित और सुव्यवस्थित बनाने में पूरा योगदान दिया। उन्होंने अपने हाथ में एक कार्य लिया और उसी में तन्मय हो गए। यदि आधे अधूरे मन से यह कार्य किया होता तो उतनी सफलता कदापि न मिलती और दूसरे अगणित संगठन प्रयासों की तरह वह भी लंगड़ा लूला, काना कुबड़ा रहकर किसी प्रकार अपनी गाड़ी खींचने तक सीमित रहता। ब्रुंडेज के पास उनकी अपनी थोड़ी सी आजीविका है। उनके पास एक बड़ा मकान है। उससे किराए की जो आमदनी होती है उसी से वे अपनी गुजर करते हैं। इतना ही नहीं, ओलंपिक संस्थान से वे किराया भाड़ा तक और ऑफिस खर्च तक नहीं लेते। यह राशि 30-40 हजार डॉलर तक जा पहुंचती है। वे चाहते तो वेतन न सही, इतना खर्च तो संस्था खुशी खुशी ही देती रहती। अपने पास की आजीविका को बेटे पोतों के लिए संग्रह करते रहना और सेवा के बदले उपहार पुरस्कार प्राप्त करना आमतौर से तथाकथित सेवा भावियों का
कार्यक्रम रहता है। पर यह ओछापन ब्रुंडेस जैसे महामानव स्वीकार नहीं कर सकते। उन्होंने किया भी नहीं है। यही उनकी महानता के अनेक आधार हैं, जिन्होंने केवल उन्हें ही नहीं वरन उनके द्वारा संचालित कार्य को भी उन्नति के उच्च शिखर तक पहुंचाया है।